देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है डिपॉजिटरीज एंड डीपीज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर करके चलना है। डिपॉजिटरीज और डीपीज, डीपीज का मतलब होता है डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट। ठीक है, जो डिपॉजिटरी है उसके वर्किंग में जो पार्टिसिपेंट है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यार इस दोनों के बारे में हम समझेंगे। एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दोनों नाम बहुत ही कॉमन है, हम सब लोग सुने होते हैं। ठीक है, कि एनएसडीएल और सीडीएसएल, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो जो है ये हमारे देश में एज अ रोल ऑफ डिपॉजिटरी वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कोई हमारा शेयर है, ठीक है, जैसे कि आज से हम बहुत पहले की बात कर ले, जैसे मान लो अभी एलआईसी कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है इसी मंथ मार्च में। ठीक है, या कोई और भी कंपनी है जो आईपीओ के लिए तैयारी कर रही है, तो वो सब प्राइमरी मार्केट के अंदर है। ठीक है, और उसको आना है सेकेंडरी मार्केट में, तो उसका जो शेयर है वो एज एक पेपर फॉर्मेट में है, शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में। जैसे एलआईसी है, तो एलआईसी का जो शेयर होगा, जो अभी मतलब राष्ट्रपति एक तरह से उसके मालिक हो गए, ठीक है, तो वो जो शेयर है वो सबके सब एक पेपर फॉर्मेट में है, वो डिमेट फॉर्मेट में या मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ट्रेड करने का जरूरत अभी तक नहीं था आईपीओ से पहले तक। ठीक है, तो वो जो शेयर्स है तो मतलब उसको जो है डिमेट्रलाइज्ड फॉर्मेट में उसको लेकर के आना है। हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कोई सिक्योरिटीज है, ठीक है, कोई इक्विटीज है, कोई शेयर्स है, ठीक है, तो वो जो शेयर्स है, ठीक है, उसको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर कोई भी शेयर्स, कोई इक्विटी ट्रेड नहीं करता, उसको सेकेंडरी मार्केट में आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट या डिमेट्रलाइज्ड फॉर्मेट, डिमेट फॉर्मेट में उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये जो काम करती है मतलब सिक्योरिटीज को मतलब कि पेपर फॉर्मेट से डीमेट फॉर्मेट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लाने का जो वर्क करती है वो कौन करती है? डिपॉजिटरीज करती है। ठीक है, और डिपॉजिटरीज कौन है? एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरीज है। ठीक है, इसी का काम है कि पेपर फॉर्मेट, जैसे ये जो फॉर्मेट है किसी कंपनी का, उस फॉर्मेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, डिमेट्रलाइज्ड फॉर्मेट, डिमेट फॉर्मेट में लाने का काम करती है। ठीक है, जैसे इसका वर्किंग कैसे है हम आपको वर्किंग में समझाते हैं। ठीक है, जैसे कोई इन्वेस्टर है, मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं किसी चीज को सेल कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा, या बाय कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं मतलब मेरा कोई ना कोई ब्रोकर होगा, डायरेक्ट तो हम बाय और सेल कर नहीं सकते, तो इन्वेस्टर से ब्रोकर के पास जाएगा जो मेरा पेपर फॉर्मेट का शेयर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से पहले सारा हर एक कंपनी का शेयर पेपर फॉर्मेट में ही हुआ करता था। ठीक है, और मतलब जैसे अभी भी जो कंपनी आईपीओ मतलब कि सेकेंडरी मार्केट में नहीं आई है, मतलब कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उस कंपनी का भी जो शेयर्स है वो पेपर फॉर्मेट में है। क्योंकि पेपर फॉर्मेट में इसलिए है क्योंकि वहां उसको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो जब ट्रेड करने की जरूरत नहीं है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टर से जाएगा ब्रोकर के पास, ब्रोकर भेजेगी कंपनी, और कंपनी जो है भेजेगा डिपॉजिटरीज के पास। कंपनी क्यों भेजेगी डिपॉजिटरीज के पास? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेंज करना है। किसको? इस पेपर को, इस शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या डिमेट्रलाइज्ड फॉर्मेट में हमको मतलब कि चेंज करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि फिजिकल से, सिंपल से भाषा में हम डिपॉजिटरीज की बात कर ले तो फिजिकल फॉर्मेट से डिमेट्रलाइज्ड फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो कन्वर्ट करने का काम होता है वो डिपॉजिटरीज करती है। ठीक है, और वो कौन है? एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि डीमेट का आखिर जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्यों ना हम जो है कि इसका मतलब कि एक मान लो कि इसका जरूरत ही हमको नहीं हो, कुछ ऐसा हम क्यों नहीं करें? तो डीमेट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्लियर जो है, जो सिक्योरिटी है, जो शेयर्स है, उसका क्लियरिंग काफी फास्ट होगा। और क्लियरिंग कैसे होता है इसके लिए आप इसे पिछले वाला लेक्चर में आप जाके देख सकते हो कि सेपरेट क्लियरिंग हाउस होता है। ठीक है, तो पहले क्या था यार, अभी का अगर हम बात कर ले तो अभी जो है ये हाल फिलहाल में ये रूल लागू हुआ है T+1 डे। जैसे आप कोई शेयर को खरीदते हो और आज के आज वो आपके डिमैट अकाउंट में नहीं आता है, उसमें पहले 2 दिन का टाइम लगता था। ठीक है,
अभी ये नया रूल है जो कि T+1 डे, आज खरीदोगे, ठीक है, मतलब आज ट्रेड किए, मान करके चलो कि आप फ्राइडे को मंडे को आप ट्रेड किए, तो ट्यूसडे एक दिन हो गया और वेडनेसडे को आपके डिमेट में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले ये था T+2, ठीक है, T+2 बोले तो मंडे को आपने बाई किया, ट्यूसडे और वेडनेसडे वर्किंग डे है और थर्सडे से आपके डिमेट में आ जाएगा। उससे पहले T+30 डेज हुआ करता था, ठीक है, मतलब कि 30 वर्किंग डेज, 30 डेज सैटरडे संडे यहाँ काउंट नहीं होता है, कोई हॉलीडे काउंट नहीं होता, तो T+30 वर्किंग डेज में किसी चीज को आप खरीदोगे तब वो आपके डिमेट में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोसेस था आप देखो, मतलब जान के आपको अचंभा होगा कि जैसे कोई सेलर है, मान लो मैंने रिलायंस का शेयर को बेचा, ठीक है, मेरे पास रिलायंस का पेपर फॉर्मेट में शेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं बाय पोस्ट जो है सेलर जो मेरा ब्रोकर है, मान लो कि मेरा ब्रोकर जो है कि मोतीलाल ओसवाल है, ठीक है, मान लो कि मेरा ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल, तो इसके हेड ऑफिस तक मैं जो है अपना रिलायंस का शेयर को पोस्ट ऑफिस में डाल के मतलब मनी ऑर्डर करके इसको भेज देंगे सेलर के ब्रोकर के पास, ठीक है। ये जो है रिलायंस कंपनी को भेज देगी, ठीक है, मतलब जो हमारा जो ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल वो कंपनी को भेजेगी, ठीक है। और कंपनी क्या करेगी, मान लो कि मेरा नाम कुणाल हुआ और इस शेयर का जो खरीदार है वो कोई दूसरा नाम है, ठीक है, वो कोई दूसरा व्यक्ति है, आकाश है, ठीक है। तो कंपनी जो है ये क्या करेगी, चेंज मतलब कंपनी के पास भेज दिया और कंपनी क्या करेगी, जो हमारा जो पहले वाला फॉर्मेट है, ये वाला जो फॉर्मेट है, इस पे कुछ ना कुछ मेरा नाम लिखा होगा, मेरा पूरा डिटेल लिखा होगा, ठीक है, तो इसको कंपनी चेंज कर देगी, ओके। अच्छा, इसको कंपनी चेंज करके किसका नाम दे देगी, आकाश का, ठीक है, आकाश का नाम इस पे डाल दी और मान के चलो कि आकाश का ब्रोकर है जीरोधा, ठीक है। तो अब जो है बायर्स के ब्रोकर, मतलब ये जो शेयर है ये जीरोधा के पास चला जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जीरोधा किसको भेज देगी, बायर्स को भेज देगी, ठीक है, बायर्स मतलब आकाश को भेज देगी। और ये जो टोटल फॉर्मेट है, ये टोटल के टोटल फॉर्मेट बाय पोस्ट चल रहा है, ठीक है, मतलब यहां से वहां से वहां सब मतलब बाय पोस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 30 दिन का टाइम लगता था, इसीलिए T+30 डेज में हमारे अकाउंट में डीमैट में आता था। उसके बाद इसी चीज को खत्म करने के लिए कि फास्ट से फास्ट ट्रेडिंग हो, 1996 में डिमेट्रलाइजेशन एक्ट को पास कर दिया गया था, ठीक है, कि ये जो है मतलब कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है, शेयर्स का ट्रांजैक्शन वन हैंड टू अदर हैंड, ये प्रोसेस काफी फास्ट हो जाए, इसी के लिए 1996 में इस लॉ को पास कर दिया गया था, ठीक है। तो डिपॉजिटरीज का जो मेन रोल है वो 30 दिन में जो आपके अकाउंट में आता था ना शेयर्स, उसको 2 दिन तक लेके आए, 2 दिन के बाद 1 डे, और अब ऐसा है कि कुछ दिनों में ये जो है 1-2 साल में आज खरीदो आज के आज आपके डिमैट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, लाइक अ ट्रेडिंग जैसे अभी होता है, ठीक है। कुछ नोट्स है, नोट्स में क्या है कि फिजिकल शेयर को डिमेट शेयर में कौन कन्वर्ट कर रही है, तो NSDL और CDSL, हम लोग नाम इसका सुने पता नहीं होता है जनरली, तो NSDL CDSL का मेन काम क्या है कि फिजिकल शेयर को डिमेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि NSDL और CDSL क्या दोनों अलग है, क्या दोनों का प्रोसेस अलग है, तो दोनों सेम चीज है, सेम चार्ज है और दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है। वो आपका मतलब है, आपका इच्छा है कि आप अपने अकाउंट को NSDL से लिंक करवाना चाहते हो कि CDSL से लिंक करवाना चाहते हो। जब आप अपना डिमैट अकाउंट खोलते हो तो उस समय ब्रोकर जो है आपसे पूछता है कि शुड आई अटैच योर अकाउंट विथ NSDL और CDSL, तो दोनों का सेम प्रोसेस है, सेम वर्क है, सब कुछ सेम है, बट 2 है, ठीक है। तो आप NSDL से अपना लिंक करवा लो या CDSL से लिंक करवा लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। एक और चीज, ये जो है 30 दिन का वर्क है। मान लो कि बायर्स, ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे कि यहां हम बेचे थे, ठीक है, अब मान करके चलो कि ये है आकाश कुमार, ठीक है, आकाश, ठीक है। अच्छा, आकाश था बायर, आकाश जो है कि रिलायंस का शेयर खरीदना, हमने बेचा, ठीक है, और जो इसका ब्रोकर है जीरोधा, इसको मालूम चल गया कि इस 30 दिन के बीच में आकाश कुमार जो है कि कहानी इनका खत्म हो जाता है, ठीक है, ये मर जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है ये देखो कि यहां जब जैसे ही आकाश का कहानी खत्म होगा, ब्रोकर्स को पता है कि आकाश का कहानी खत्म हो गया, आकाश मर गया,
फिर क्या करेगा, ये तुरंत जो है कि मैसेज करेगा ऊपर कि अब जो है कि उस शेयर सर्टिफिकेट पे जो आप कंपनी को बोलेगी, कंपनी को जो है बाई पोस्ट करेगी कि उस पे मतलब कि आकाश का नाम नहीं डाल के मेरा, जीरोधा का या जो भी मतलब इसके ब्रोकर है उसका नाम डाल दो। तो अब जो है फिजिकल रूप से मालिक कौन हो गया, ब्रोकर हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी पहले बहुत चला करता था। ठीक है, तो बायर्स डाई हो गया, मतलब बायर्स मर गया, तो अब नाम किसका हो गया, ब्रोकर का, अब उसका मालिक ब्रोकर हो गया। तो ये बीच का प्रोसेस है। और उसके बाद डिपोजिटरी जो है मेन रोल 30 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 1 दिन, 1 से 0 कर देगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये है डिपोजिटरीज का वर्क। ठीक है, अब हम समझते हैं डिपोजिटरीज पार्टिसिपेंट्स का वर्क। ठीक है, तो जो डिपोजिटरीज पार्टिसिपेंट्स का वर्क है तो वो काफी सिंपल है। ठीक है, इसमें हमको, मेरा पर्सनली मतलब हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई, आप पहले इसको नोट करो। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक प्रॉपर से डायग्राम से आपको समझाते हैं कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स का क्या वर्क है। देखिए, डिपोजिटरीज से डायरेक्टली हमारा कोई लेना देना है। ठीक है, बट जो डिपोजिटरीज पार्टिसिपेंट्स हैं उससे डायरेक्टली हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेन हमको यहां समझना है कि जो डिपोजिटरीज पार्टिसिपेंट्स है उसका रोल कौन प्ले करता है। जैसे एक एग्जांपल मान लो कि मैंने कोई शेयर को खरीदा रिलायंस का, या मैं सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट को खोलता हूं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं जीरोधा के अंदर अपना डीमैट अकाउंट को खोला, तो जीरोधा ब्रोकर है, तो ब्रोकर हमसे पूछेगी कि क्या मैं आपका अकाउंट एनएसडीएल के साथ जोड़ दूं या क्या मैं आपका अकाउंट सीडीएसएल के साथ जोड़ दूं। दोनों का काम सेम है, वर्क सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, बट दो है। ठीक है, वर्कलोड को घटाने के लिए। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों अलग अलग हैं। तो हम जिसके साथ भी परमिशन देंगे एनएसडीएल या सीडीएसएल, दोनों में से किसी एक के साथ मेरा अकाउंट लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मतलब डिपोजिटरीज पार्टिसिपेंट कौन हुआ, बेसिक रूप से ब्रोकर हो गया डिपोजिटरीज पार्टिसिपेंट। ठीक है, डिपोजिटरीज एनएसडीएल सीडीएसएल, बट जो इसके पार्टिसिपेंट्स हो गए, इसके जो डायरेक्टली रूप से एनएसडीएल सीडीएसएल से डायरेक्टली कौन बात कर सकता है, तो ब्रोकर बात कर सकता है। ठीक है, तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हुआ, ब्रोकर हो गया। अब मान के चलो कि हम अपना अकाउंट जैसे जीरोधा के पास खोल रहे हैं, तो क्या डायरेक्टली हम एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ ओपन कर सकते हैं, तो नहीं, ये ब्रोकर ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक, कंपनी, अब अगर हम बात कर लें कि मान करके चलो कि जो कंपनी है, ठीक है, क्या कंपनी जानती है कि मेरा जो शेयर्स है वो कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, तो कंपनी भी नहीं जानती कि मेरा शेयर्स कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। और ये स्टॉक एक्सचेंज को भी नहीं पता होता है। पता किसको होता है, डिपोजिटरीज को पता होता है। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज को जब जानना होगा तो वो डिपोजिटरीज से कांटेक्ट करके जान लेगी। ठीक है, क्योंकि वहां तो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में वर्क हो रहा है। बट अगर स्टॉक एक्सचेंज को कोई भी चीज जानना है, डिपोजिटरीज को अप्रोच की, डिपोजिटरीज उसको पूरा डेटा एक साथ दे दी, क्योंकि मेन रूप से डिपोजिटरीज का वर्क यही है। ठीक है, मतलब कि फिजिकल फॉर्मेट को डीमैट फॉर्मेट में चेंज करना, और कंपनी को भी पता नहीं होती, बट कंपनी चाहे तो अप्रोच कर सकती है डिपोजिटरीज को कि मेरा शेयर्स कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इसके लिए। और कंपनी कब अप्रोच करती है, रिकॉर्ड डेट को, जब कंपनी को जानना होता है कि एक इंडिविजुअल डेट को 2 मार्च, 3 मार्च, 1 मार्च को कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो मेरा शेयर्स रखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि कंपनी को बोनस देना है, कंपनी को डिविडेंड देना है, इसके लिए। ठीक है, तो रिकॉर्ड डेट के दिन या जो भी है, तो कंपनी जो है कि डायरेक्टली जो है कि अप्रोच कर सकती है एनएसडीएल सीडीएसएल डिपोजिटरीज को। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब 5% से अधिक कोई व्यक्ति पर डे एक मतलब 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ शेयर खरीद रहा है, और कंपनी का जितना भी इक्विटी है उसका 5% से अधिक अगर खरीद लेगा, तो डिपोजिटरीज को, स्टॉक एक्सचेंज को बताना होगा उस कंपनी को कि एक व्यक्ति है जो आपके कंपनी को ओवरटेक करना चाह रहा है, कंपनी में अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उस समय डिपोजिटरीज को इन्फॉर्म करना जरूरी है कंपनी को। ठीक है, एक छोटा सा और है, ये कॉमर्स बैकग्राउंड का चीज है। ठीक है, जैसे मान लो डिपोजिटरीज में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होने के लिए, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या होता है, शेयर होल्डर्स का जो लिस्ट है, जैसे शेयर होल्डर्स कौन हो गए, हम हो गए, आप हो गए, जो वीडियो देख रहा है, कोई भी जो कंपनी में हिस्सा खरीदे हुआ है, शेयर्स खरीदे हुआ है। ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, इसको मेंटेन करने का काम किसका है, डिपोजिटरीज का। अब एक कंपनी का एक दिन में 1 लाख से 2 लाख ट्रांजेक्शन होता है, 1 लाख से 2 लाख वॉल्यूम, 1 से 2 लाख वन हैंड टू अदर हैंड शेयर्स गए, इस सबको एक रजिस्टर पे मेंटेन करना क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो उसी के लिए ई फॉर्मेट आया। ठीक है, क्या आया, ई फॉर्मेट आ गया। ठीक,
मतलब कि जो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ये कुछ नहीं है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स है, ये कॉमर्स बैकग्राउंड का कंसेप्ट है। और ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को कौन मेंटेन करती है, तो डिपॉजिटरी, और इसको ई फॉर्मेट में मेंटेन किया जाता है, ठीक है, और इसको स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में दो चीज पढ़े हैं, डिपॉजिटरीज के बारे में और डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स के बारे में। डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स बेसिकली हमारा ब्रोकर होता है और डिपॉजिटरीज एनएसडीएल सीडीएसएल। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा ये वीडियो एनएसडीएल और सीडीएसएल का वर्किंग क्या है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये था लेक्चर नंबर 11 जो कि खत्म हुआ, अब 12 के बारे में बात करेंगे।